जय भीम साथियों, मैं हूं सुमित चौहान और इस वक्त मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में मौजूद हूं और मेरे साथ हैं प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और इनसे हम बात करेंगे देश में जो जनवादी आंदोलन है उनकी भूमिका की और साथ ही आपकी और मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है ऐसे आंदोलन के वक्त और देश में जो इस तरह के हालात हैं उन सब पर इनसे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्रोफेसर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है 10 शूद्र में। बहुत शुक्रिया समझिए सर, मैं पहला सवाल लूँगा कि आज भी मीटिंग हुई किसानों के मामले में और वो फिर से नई तारीख दे दी, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, उसके बावजूद कोई हल नहीं है। ये जो किसान आंदोलन हो रहा है इसका क्या भविष्य देखते हैं? सरकार को क्या इसमें तब्दीली लानी चाहिए? जो उनका अप्रोच है उसमें क्या तब्दीली लानी चाहिए? सबसे पहली टिप्पणी मेरी ये होगी कि हम जैसे युवाओं के अपनी ज़िंदगी में अपनी आँखों देखा जो कुछ भी हमने इतिहास अब तक देखा है उसमें ऐसा आंदोलन मेरी नज़र में पहली बार हो रहा है। दरअसल किताबों में आपने बड़े बड़े आंदोलनों के बारे में बात की है, बहुत देश की आज़ादी से लेकर के तमाम आंदोलनों की चर्चा हुई है, लेकिन इस तरह का आंदोलन जिसमें किसान इतने लंबे वक्त तक इतने विपरीत परिस्थितियों में सरकारी और मीडिया घरानों के हमलों के बीच भी लगातार लड़ रहे हैं और सरकारें उसको कमज़ोर करना चाह रही और आंदोलन मजबूत होता जा रहा है। तो मेरे लिए इस पूरे आंदोलन को करीब से देखना अपने आप में एक आंदोलनों की पाठशाला से होकर गुजरना है। अब ऐसे आंदोलनों में आप कैसे ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को? सबसे पहले ये देखते हैं कि उनकी मांगें क्या हैं। उनकी मांगें साफ ये है कि हमने जो चीज़ नहीं मांगी वो आप क्यों दे रहे हैं, जो हमने मांगा वो आपने अब तक नहीं दिया। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट से लेकर खुद प्रधानमंत्री का वो दावा जो कि हम लागत से 1.5 गुना उनका मुनाफा करेंगे और एमएसपी लागू करेंगे, 2 गुनी आय का वादा, 2 गुनी आय का वादा, वो सब नहीं मिला और जो उन्होंने नहीं मांगा वो मिल गया है और ज़बरदस्ती दिया जा रहा है। अब उसके बाद प्रतिरोध शुरू होता है। प्रतिरोध को दमन किस तरह किया जा रहा है? सड़कें खोदी गई आज़ाद भारत में, आज भी सड़कें पूरी तरह से भरी नहीं हैं, सड़कों के गड्ढे मुक्त नहीं हुए और हरियाणा सरकार ने किस तरह से सड़कें खोदी हैं। सरकार की मीडिया घरानों ने किस तरह से हमले किए, उनके ऊपर किस तरह से आरोप प्रत्यारोप किए, उनको डिलेजिटिमेट करने का जो एक क्रमगत जो परंपरा बन गई सरकार की, वो सब काम किया गया। बावजूद इसके सरकार के सामने किसान आंदोलन अपनी पूरी ताकत, एकजुटता, ईमानदारी और 100 से अधिक शहादत देने के बाद भी पूरी तेवर और हिम्मत के साथ खड़ा हुआ है। इसलिए ऐसे वक्त में हमारे लोग, हम जैसे लोग जो एक नागरिक हैं, उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है कि हम एक नागरिक के बतौर इन चीज़ों का मूल्यांकन करते हैं। ऐसे वक्त में आंदोलनकारी का फ़र्ज क्या है? ऐसे वक्त में हम विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले लोगों का फ़र्ज क्या है? ऐसे वक्त में मीडिया घरानों का फ़र्ज क्या है? और ऐसे वक्त में एक चुनी हुई सरकार का फ़र्ज क्या होता है? मैं इन भूमिकाओं को देखता हूं तो मुझे लगता है कि सक्षम किसान जो इस बात को समझ रहे हैं कि उनके ऊपर कितना बड़ा हमला है, वो उसका प्रतिकार कर रहे हैं। दूसरे किसानों तक हमें ये संदेश ले जाने की ज़रूरत है कि आप उसमें बढ़ चढ़ कर भागीदारी निभाइए और इसे एक व्यापक जन आंदोलन में तब्दील करिए जो क्रमशः ये हो रहा है। दूसरी भूमिका होती है हम जैसे नागरिकों की। मैं विश्वविद्यालयों में पढ़ाता हूँ। आमतौर पर मेरा नैतिक कर्तव्य क्या है? हम अपने विश्वविद्यालयों की कक्षाओं में नागरिक तैयार करते हैं जो अपने समय और समाज का आलोचनात्मक विश्लेषण करते हैं, समाज की कमियों को ठीक करते हैं और सरकारों से लेकर नीति बनाने वाले लोगों तक एक राय देते हैं कि इस देश को कैसा चलना चाहिए और कैसा चल रहा है। लेकिन जब हमारे सामने इस तरह की कोई दृश्य आते हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि जिन मूल्यों, जिन उसूलों, जिन सिद्धांतों को हम अपनी कक्षाओं में विद्यार्थियों के साथ साझा करते हों, उनको बचाने की लड़ाई जब चल रही हो तो हम वहाँ सड़क पर उनका साथ दें। तो हम बाकी लोगों से भी अपील करेंगे, अगर आप शिक्षक हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप वकील हैं, तो आप करीब से इस तरह की चीज़ों को देखते हैं। तीसरी भूमिका मीडिया घरानों के। ऐसे दौर में आपके जैसे चैनलों को मैं सैल्यूट करता हूँ जो वाकई जन सरोकारी पत्रकारिता निभा रहे हैं। उनके पीछे कोई बैकअप नहीं होता अंबानी अडानी का कि जो सरकार में चुनाव लड़वाते हैं, सरकार बनवाते हैं, फैसले अपने पक्ष में करवाते हैं और सरकार से अपना पैसा मुनाफा कमाते हैं। लॉकडाउन जैसी जगह पर कई गुना उनका टर्नओवर बढ़ता है और गरीबी, बेकारी और ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इस तरह के मूल्यांकन में हम जन पक्षधर मीडिया के साथ खड़े, बहुजन मीडिया के साथ खड़े। और आखिरी सवाल, सरकार की ऐसे वक्त में भूमिका क्या होती है? लोकतंत्र की परिभाषा यही है कि अगर आपकी बनाई कोई नीति जनता उसका विरोध करती है तो सरकार उसको वापस लेती है, पुनर्मूल्यांकन करती है, क्योंकि जनता के लिए जनता प्रशासन है।
तो फिर जनता कौन सी है? यह सवाल एक पूरे डेमोक्रेसी के स्ट्रक्चर को लेकर है। हमारे सामने किताबों में डेमोक्रेसी कितनी बची है और हमारे सामने हकीकत में कितनी बची है, तो मैं इस सब का मूल्यांकन करता हूँ। प्रोफेसर साहब, आप जिन संस्थानों की बात कर रहे हैं और जिस नागरिक को बनाने की बात कर रहे हैं, आज वो नागरिक ना बनाकर भक्त बनाए जा रहे हैं। लोग तो भक्त बना रहे हैं। नागरिक का मतलब है कि आपने अपनी जिम्मेदारियों को जाने और सरकार चाहे किसी की भी हो, आप देश हित से जुड़े मसलों पर सवाल करने की हैसियत रखें। लेकिन अब तो भक्त बनाए जा रहे हैं और सरकार से सवाल मतलब देश का आप कुछ बुरा कर रहे हैं। मैं इस सवाल का जवाब देते हुए एक प्रसंग और जोड़ता हूँ जो बेहद मौजू है। वो प्रसंग ये है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान, जिसमें बहुत सारे लोगों की भूमिका थी, लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, जिसके पीछे सामाजिक न्याय की एक वैचारिकी थी, मुझे बार बार वो वैचारिकी अपील करती है, मैं उसके लिए लड़ता हूँ। वो वैचारिकी क्या है? अन्याय का नाश हो और न्याय हो सबके लिए। किसी भी तरह का वंचना, किसी भी तरह का शोषण का शिकार कोई भी तबका हो, उसको बराबरी का हक मिले। यह जरूरत इस बात के लिए थी कि भारत जैसे देश में सामाजिक, आर्थिक, लैंगिक गैर बराबरी बहुत ज़्यादा थी। तो लोकतंत्र बनने की प्रक्रिया में डॉक्टर अंबेडकर का वो कथन बार बार याद आता है कि हम राष्ट्र हैं नहीं, राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में हैं। और ये कागज़ों का पुलिंदा मात्र रहेगा संविधान, अगर इसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे, कोट अन कोट। आज क्या 70 साल बाद इसका मूल्यांकन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तब आप ये पूछेंगे कि फिर नागरिक कौन है, जनता कौन है, सरकारें क्या होती हैं, सरकारों की जिम्मेदारी क्या होती है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां 7 दशक का मूल्यांकन भी होना चाहिए। वो जो आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी थी, उसको दूर करने की जिम्मेदारी किन संस्थाओं पे थी? मीडिया घरानों पर थी। और आज मीडिया घराने क्या है? वो जनता की पक्षधरता छोड़ करके चुनी हुई सरकार की पक्षधरता साबित कर रहे हैं। एक प्रसंग है बहुत छोटा सा कि गणेश शंकर विद्यार्थी के सामने जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तारीफ कर दी कि आपका फला पत्रकार बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग कर रहा है, उन्होंने आकर के उसे नौकरी से निकाल दिया। कहा कि सत्ता पर बैठा हुआ, कुर्सी पर बैठा हुआ अगर नेता अगर पत्रकार की तारीफ कर रहा है, यानी कि तुम पत्रकारिता नहीं कर रहे। और आज पत्रकारिता को प्रधानमंत्री, उनका राजनीतिक दल तमगे की तरह इस्तेमाल कर रहा। खुलेआम एजेंडा है, वो उनके प्रवक्ता हैं। पार्टी का कार्ड होल्डर जितना काम नहीं कर रहा होगा, उतना मीडिया घरानों के पत्रकार कर रहे हैं। तो ये संस्थान किस तरह से फेल हुआ? क्योंकि पैसा इनमें भी अंबानी अडानी का लगा। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा हुआ आज एक अपडेट आया कि बॉम्बे पुलिस ने अर्नब गोस्वामी की चैट को पब्लिक किया है। और उसमें वो बार बार पीएमओ और एएस, जिसका लोग अर्थ निकाल रहे हैं कि शायद वो अमित शाह हैं, वो उनसे बात करने का दावा करते हैं और किसी खास मकसद पे कुछ डील की कुछ बात वो गुप्ता जो टीआरपी वाले उनसे कर रहे हैं। तो अभी तो पत्रकारिता इस तरह की रह गई है, खुलेआम चल रही है। सुप्रीम कोर्ट कभी कभी जब लगता है कि भ्रम नहीं हकीकत है कि वो न्याय का एक संस्थान बचा हुआ है, तो कभी कभी वो कुछ ऐसी बातें करता है कि टीबी जहर का फैलाने का एक केंद्र हो गया है। जिस देश में सोशल मीडिया के जरिए दंगे फैलाए जा रहे हो, नफरत का कारोबार हो, जहर फैलाया जा रहा हो किसी कम्युनिटी के खिलाफ, जाति के खिलाफ, लैंगिक विभेद के पक्ष में जहर फैलाया जा रहा हो, ऐसे घरानों को तो सरकारें स्पॉन्सर्ड कर रही हैं। तो इसके बजाय मैं अब उस मुद्दे पर आता हूँ जिससे जुड़ा हुआ मैं हूँ। विश्वविद्यालय, शिक्षण संस्थान, स्कूल, इनकी जिम्मेदारी किस बात की थी? उनकी जिम्मेदारी ये थी कि हम नागरिक पैदा करें। वो नागरिक जो किसी सरकार, किसी नेता, किसी उद्योगपति, उनके पक्ष की बजाय जो ओवरऑल एक नेशन है, नेशन बनने वाली प्रक्रिया में होता है, उसके लिए वो सजग हो। आज उसका उल्टा किया जा रहा है। और जोड़ना बहुत ज़रूरी है कि दुनिया जब कोरोना से लड़ रही थी, हमारे देश के आका, हमारे देश के चुनी हुई सरकार नई शिक्षा नीति लागू कर रही है, श्रमिक कानूनों में फेरबदल कर रही है और तीनों कृषि कानून, ये तीनों को एक सीक्वेंस में देखना चाहिए। नई शिक्षा नीति का मतलब ये है कि जो सरकारी शिक्षण संस्थान स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों में जहाँ हम खड़े हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय, इनको अब फिर से प्राइवेट हाथों में बेचा जाए ताकि सोचने, समझने और सवाल करने की बुनियाद खत्म कर दी जाए। श्रमिकों के कानूनों में बदलाव आ गया, ट्रेड यूनियन खत्म है, इसलिए उनका विरोध नहीं हो पा रहा। किसान तो थोड़े बहुत बचे थे, विरोध हो गया। मैं एक विश्वविद्यालय का शिक्षक होने के नाते अपने वक्त का मूल्यांकन करना चाहता हूं और आखिरी गांव में आपकी वीडियो देख रहे गांव में बैठे उस शख्स से सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप वाकई ऐसा देश चाहते हैं जहां व्हाट्सएप के जरिए जहर भेजा जाए, हिंदू बनाया जाए, मंदिरों पर सियासत हो और उसी वक्त विश्वविद्यालय बर्बाद किए जाएं, श्रमिकों को बर्बाद किया जाए, मजदूरों को बर्बाद किया जाए? मैं अपनी भूमिका वहाँ खड़े होकर देखना चाहता हूँ कि मीडिया घरानों की
विश्वसनीयता खत्म होगी, चलिए कुछ वक्त बाद वापस शायद फिर से विश्वसनीयता अर्जित कर लें। सरकारें विश्वसनीयता खत्म करेंगी, कुछ दिन बाद ये सरकारें चली जाएंगी, दूसरी आ जाएगी। शिक्षण संस्थान बर्बाद होंगे, हो सकता है कल को फिर से कोई आ जाए। ये नागरिक बोध जब मिट जाएगा तो फिर बचेगा क्या? फिर वही भक्त बचेंगे जो सवाल में आपके थे। इसलिए मेरी चिंता किसानों के साथ साथ मैं शाहीन बाग को याद करता हूँ। मैं क्यों नहीं याद करूँ उस आंदोलन को जिसने डॉक्टर अंबेडकर को प्रतीक बना करके पूरे देश में महिलाओं की अगुवाई में लड़ाई लड़ी, और आज सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कहता है कि आंदोलन में महिलाएं क्या कर रही हैं। एक साथ लेयर्स हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी सुर में सुर मिलाने की बजाय उन बारीक मसलों पर राय उठाएं, क्योंकि हमारे पुरखों ने यही सिखाया है। डॉक्टर अंबेडकर जब लड़ रहे थे, फूले पेरियार जब लड़ रहे थे, तो उस समय भी लोग समझने वाले नहीं थे। लेकिन हम वो चाहते हैं कि इन सवालों पर विचार करें, नफ़रत ख़त्म हो। सामाजिक न्याय तो विचार ही है मोहब्बत का, बराबरी का, सबको सबका हक मिले। इसलिए हम आज किसानों के साथ खड़े हैं। मजदूर जो लड़ता हुआ दिख नहीं रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि मजदूरों को सब कुछ ख़त्म कर दिया गया है। शिक्षण संस्थानों को नई शिक्षा नीति के नाम पर बेच दिया गया है। नागरिक बोध बचा रहेगा, बाकी सब कुछ हम फिर से बना सकते हैं। तो एक सवाल मेरा आखिरी आपसे है सर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से आपदा में अवसर तलाशा, चाहे शिक्षा नीति हो या फिर जो श्रम कानून है उनको अलग कर देना, और ये जो तीनों कृषि कानून है ये ध्वनि मत से जिस तमाशे से पास हुए हम सब ने देखा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या अब उस स्थिति में हैं कि जो मर्जी चाहें वो कर लेंगे और वो पीछे नहीं हटने दिख रहे हैं? उनका लग नहीं रहा है कि वो पीछे हटेंगे, और एक अहम की लड़ाई बन गई, एक घमंड की लड़ाई बन गई कि अब तो हम कुछ नहीं करने वाले, हम तो जो मन आएगा वही करेंगे। एक बड़ा मौजू सा शेर है कि उनका हश्र मालूम नहीं तुम्हें शायद, और भी लोग थे जो खुद को खुदा कहते थे। तो ये ऐसे दौर आते रहे भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, जबकि ठीक ठाक डेमोक्रेसी का दावा किया जाता है। इसने भी ऐसे दौर देखे हैं कि एक नेता का नाम लेकर के कहा जाता था इंदिरा इज़ इंडिया, इंडिया इज़ इंदिरा। दौर उनका भी ख़त्म हुआ। जो सरकारें नफ़रत के दम पर आईं और लगातार यिन किन प्रकारेण सब कुछ करती जा रही हैं, उनको ये भ्रम है। क्योंकि देखिए, पहाड़ से किसी को ढकेल दीजिए गिरने के लिए तो गिरने में आसान है, कोई ऊर्जा नहीं लगानी पड़ती है। चढ़ने में ऊंचाई, इस देश को बनाने में मेहनत लगी है, बिगाड़ने में कितनी मेहनत लगेगी? वो बिगाड़ रहे हैं, बड़ी आसानी से बिगाड़ रहे हैं। एक बहुसंख्यक तबके के लोगों को हिंदू बना लेना, उनकी जातिगत दमन को भी छिपा लेना हिंदू बना करके, लैंगिक विभेद को दबा लेना हिंदू बना करके, तो नफ़रत की सियासत तो आसान होती है ना। तो उनको ये भ्रम है कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार है। अमेरिका विश्व का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश होने का दावा कर रहा था, खोखला नजर आया ना। और ठीक यही प्रवृत्ति है यहाँ। तमाम देश के ऐसे, पूरी दुनिया में ऐसा दौर है, दक्षिणपंथी, नफरती, पूर्वाग्रही और यथास्थितिवादी नेताओं का दौर है ये, क्योंकि पूंजी अभी इनके पीछे है। आया है दौर, चला जाएगा जब तक उनकी, हाँ ठीक है, जिनके लिए कृषक कानून बना है, अंबानी अडानी, वो अटैची का पैसा भेजते हैं तो कहीं विधायक खरीद कर सरकारें गिराए दी जा रही हैं, कहीं ईवीएम में घोटाले, बिहार में क्या हुआ, कहीं उनको अपने तरह के लोगों को खड़ा कर दिया। तो भ्रम है। मुझे नहीं लगता कि इस देश की बुनियाद इतनी कमज़ोर है कि वो चंद नेताओं के हाथों यह झूठ पकड़ने में बहुत दिन नहीं लगाएगी। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और LIC गिनते गिनते रह जाएंगे, सब कुछ बेच दिया। तो यह ठीक बात है कि उनको यह भ्रम है, और बहुसंख्यकवाद का जो नफरती एजेंडा है वो उनको दे रहा है ये आत्मविश्वास। मैं इस आत्मविश्वास के साथ नहीं हूँ। मेरी उम्मीद ये है कि डॉक्टर अंबेडकर का संविधान, फूले पेरियार और तमाम भगत सिंह से लेकर तमाम जिन लोगों ने देश बनाया है, उन्होंने इसकी नींव उतनी कमज़ोर नहीं बनाई है। हम लोग, जैसे मैं अपने उदाहरण से आपके सवाल का जवाब ख़त्म करता हूँ, हम लोग गांव में भैंस चराते थे। कभी नहीं पता था कि इस बड़े विश्वविद्यालय की चारदीवारी में खड़े होकर आँख में आँख डालकर सच बोलने की हिम्मत करेंगे उस दौर में जब लोग मारे जा रहे हैं। संविधान ने यह हिम्मत दी है, मंडल कमीशन ने वो तेवर दिया है, हम बोल रहे हैं। यह हमें सीख देता है कि इस चुनौती से भी हम लड़ेंगे और वापस यह आत्मविश्वास और गुरूर टूटेगा, नफ़रत हारेगी, मोहब्बत जीतेगी। इसी उम्मीद के साथ हम आज भी लड़ रहे हैं, हम कल भी लड़ेंगे। और पाश की कविता की वो पंक्तियाँ याद आती हैं कि हम लड़ेंगे साथी जब तक लड़ने की ज़रूरत है बाकी। शुक्रिया। तो जब तक लड़ने की ज़रूरत बाकी है तो ये लड़ाई चलती रहेगी। और सर ने कहा कि
पहाड़ से गिरते हुए ऊर्जा नहीं लगानी पड़ती, जब उस पर चढ़ते हैं तो ऊर्जा लगाती हैं, ताकत लगती है। तो जो हमारे देश के हुक्मरान हैं उन्हें देश को शिखर पर ले जाना है और ऊर्जा वहाँ लगानी है, लेकिन उल्टा हो रहा है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं सुमित चौहान आपको DU से ये वीडियो दिखा रहा था और इसको बनाने में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी आदर्श तिवारी। जय भीम, जय भारत।